यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी सप्ताह 13। हिंदी का सप्ताह 13 का दिवस 3 हम करने वाले हैं, जिसमें हम जो आपकी भाषा भारती है उसका पाठ 7 कर रहे हैं, जिसका नाम है महान वैज्ञानिक की खोज। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपनी पेन पेंसिल सामने रखिए, अभ्यास पुस्तिका को खोल लीजिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। सप्ताह 13 दिवस 1। इस पे हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में। हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में पेड़ पौधों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो बेटा कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनमें हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे आंवला एकादशी होती है, उस दिन हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, ठीक है ना। पीपल के पेड़ की भी पूजा प्रतिदिन लोगों के द्वारा की जाती है, उसको जल चढ़ाया जाता है। ये इसलिए किया गया है प्यारे बच्चों, ताकि हम प्रकृति से जुड़े रहें और पेड़ पौधों को नुकसान ना करें। त्योहार हमें किसकी प्रेरणा देते हैं। बेटा अलग अलग त्योहारों का अलग अलग मतलब निकलता है, लेकिन कुछ त्योहार जैसे होली है, तो ये होली मेल मिलाप, दुश्मनी, बैर सबको भूल जाने के बाद में लोगों को गले लगाने की प्रेरणा देती है। दीपावली खुशी की प्रेरणा देती है, ठीक है ना। दीपावली पे हम दिए जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, साफ सफाई की प्रेरणा देती है। इसके अलावा दशहरा एक और त्यौहार है अपना। ये बेटा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो अलग अलग त्यौहार हमें अलग अलग प्रेरणा देते हैं। त्योहारों पर हम एक दूसरे की भावना का कैसे सम्मान करना चाहिए। बेटा हमें सभी को समान मानना चाहिए, है ना। सभी का हमें सम्मान करना चाहिए, सभी से नम्रता से हमें बात करनी चाहिए। इस प्रकार हमें एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए। अगला है, क्या पेड़ पौधे व जीव जंतु भी एक दूसरे की भावना को सम्मान करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। बेटा पेड़ पौधे एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में थोड़ा संशय है। क्या संशय है बेटा। जैसे प्रकृति में एक पेड़ होता है, मानो बबूल का पेड़ है, बबूल का पेड़ है। अब बबूल के पेड़ के ऊपर एक और पौधा चढ़ जाता है ऊपर, जिसको बोलते हैं अमरबेल। अब ये इस पौधे को पूरे को खा करके नष्ट कर देता है, परजीवी पौधे, है ना। तो अलग अलग पौधों का अलग अलग नेचर होता है ना। कुछ दूसरे पौधों को बढ़ने भी देते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो दूसरे पौधे को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और भी कई विभिन्न प्रकार के पौधे आपको प्रकृति में मिलते हैं। लिखित भाषा विकास में बेटा प्रश्न क्रमांक 1 में आपको योजक चिन्ह वाले शब्दों को ढूंढ करके लिखना है। योजक चिन्ह के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछले दिवसों में। ऐसा एक निशान आता है जहाँ पर भी बराबर की दो चीज़ों का प्रयोग होगा, बराबर के दो शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पर हम ऐसा निशान लगाएंगे घटाव के जैसा, जिसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इसका नाम बेटा याद रख लो। जैसे पेड़ पौधों के बीच में एक निशान लगा हुआ है, योजक चिन्ह। इसी तरीके से कुछ शब्द और ढूंढने हैं आपको। 4 शब्द ढूंढ करके मैं लाया हूँ। बाकी आप पुनः फिर से डे 1 का पाठ्यांश पढ़ेंगे, दिवस 1 का। वहाँ से ऐसे कुछ और शब्द ढूंढ करके यहाँ पर लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनके अलावा, ठीक है, जो ढूंढे हैं मैंने वो है आड़ी टेढ़ी डालियाँ थी जिसको राजेश तोड़ रहा था, तो आड़ी और टेढ़ी के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। सुख और दुख के बीच में भी क्या लगा है बेटा, योजक चिन्ह। सोते जागते, इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगा है, कूट कर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जहाँ 2 बराबर के शब्द प्रयोग होंगे वहाँ पर हम योजक चिन्ह लगाते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है तो उसने कहा के बाद में ऐसा निशान लगाते हैं, योजक चिन्ह। और फिर इन्वर्टेड कॉमा में उद्धरण चिन्ह के साथ में उसकी बात को वैसा का वैसा ही हम लिखते हैं। ये चिन्ह भी आप याद रखना, यहाँ भी योजक चिन्ह आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
दो योजक चिन्ह वाले शब्द आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद पाठ्यांश में आए कुछ ऐसे शब्द छांटकर लिखिए जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं। बेटा देखो, पाठ्यांश में आया था एक शब्द अमरूद। अब जरूरी नहीं है बेटा आपके गांव या शहर में आप जहां रहते हो वहां पर सब लोग इसको अमरूद बोलते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमरूद को बी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी ही। और कोई बोलते हैं जामफल। बेटा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं रहता हूँ, मुरैना ज़िले में रहता हूँ मैं, है ना, मेरा पैतृक जिला है मुरैना। तो बेटा वहाँ पर ये जो अमरूद है उसको जामफल कहते हैं। ठीक है। और मुरैना के पास में एक विकास खंड है जौरा, ठीक है, मुरैना ज़िले में आता है। वहाँ के जामफल बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग बोले जाते हैं। वैसे शब्दों को आपको लिखना है। जैसे पीड़ा, पीड़ा को दुखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुखना। तो मेरे पैर दुख रहे हैं। ऐसे पेड़ पौधे या डाली, डाली को धार क्षेत्र में, धार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं लकड़ो। क्या बोलते हैं? लकड़ो। तो इस पर एक वाक्य बनाइए, पेड़ से लकड़ो टूट गया। इसका मतलब क्या है बेटा? पेड़ से डाली टूट गई। वो डाली को ही क्या कहते हैं? लकड़ो। याद रहेगा प्यारे बच्चों, लकड़ो। इसको हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसका मतलब बेटा कोष्टक का ये होता है कि लकड़ो और डाली दोनों एक ही चीज हैं। कुछ और वाक्य लिखने हैं बेटा। मजाक, मजाक को कहते हैं पोपट। यही मैंने स्कूल के बच्चों से पूछा था, मजाक को आप क्या कहते हो, तो उन्होंने बताया पोपट। तो पोपट वाक्य बनाइए, मेरे दोस्त ने मेरा पोपट, और कोष्टक में लिख दो मजाक, मजाक बनाया। वाक्य नंबर 4 की तरफ, बहुत, एक शब्द होता है बेटा बहुत, ज़्यादा। तो बहुत को यहाँ पर बोलते हैं घड़ा। घड़ा, घड़ा पैसा है उसके पास, घड़ा पैसा है मतलब उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। अच्छा, आपके यहाँ बिल्ली को क्या बोलते हैं? यहाँ पर बिल्ली को एक बोलते हैं मिल्की। धार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्ली को मिल्की भी कहते हैं कुछ बच्चे, मिल्की। ठीक। तो आप भी ऐसे कुछ शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जो आपके यहाँ कुछ अलग ही पुकारते हैं उसको नाम से, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ पौधों की डालियां क्यों खुश थीं? तो इस क्यों की जगह लिखना है बेटा साफ होने के कारण। जब आप पाठ्यांश पढ़ोगे तो पहले दिन राजेश और रानी अपने बगीचे की सफाई कर रहे थे। उस दिन पेड़ पौधे बहुत खुशी थे। तो पेड़ पौधे की डालियां साफ होने के कारण खुश थीं। प्रश्न क्रमांक 2, राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियों को तोड़ दिया? तो राजेश को आड़ी टेढ़ी डालियां बहुत अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने पेड़ की डालियों को तोड़ दिया। तो ये पाठ पढ़ोगे तो इसका उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपको उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द, विलोम मतलब होता है बेटा उल्टा, अर्थ में उल्टे, अर्थ में विपरीत, विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। किस तरीके से? चलिए समझते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी का विपरीत होता है बेटा गरम गरम। ठंडे का विपरीत उल्टा क्या होता है? गरम। और विपरीत को ही हम बोलते हैं विलोम शब्द। तो इसमें कर दिया गया है गरम गरम हवा चल रही थी। वाक्य नंबर 1 हमारे लिए है, पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थीं। धीरे धीरे को रेखांकित किया गया है। तो धीरे धीरे का विलोम होता है बेटा तेज तेज। अब आप वाक्य बना करके लिख देंगे, पेड़ पौधों की डालियां तेज तेज हिल रही थी। इस धीरे धीरे की जगह आपको कर देना है तेज तेज, बस। वाक्य क्रमांक 2, पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत खुश थीं। खुश, तो आपको खुशी को बदल देना है उदास। तो पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत उदास थीं। वाक्य नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां बुरी लगी। बुरा का होता है अच्छा, तो आप यहाँ अच्छा लिख दोगे। उससे पेड़ों की डालियां, पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी लग रही थीं। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद वाक्य नंबर 4 पर अच्छे से देखिए जरा।
सभी राजेश की बात सुनकर सहमत हुई। सहमत, सहमत मतलब उसकी बात को मान लेना। अब बेटा सहमत का विलोम क्या होता है? बेटा सहमत में केवल अ जोड़ दो। क्या जोड़ दो? शुरुआत में अ जोड़ दो, इसका विलोम बन जाए। ये कोई सहमत लिखा है, इसमें अ जोड़ दिया तो वाक्य बन जाएगा रानी राजेश की बात सुनकर असहमत हुई। और बेटा सहमत का विलोम भी क्या होता है? असहमत। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिनमें हम केवल अ जोड़ दें तो उनका विलोम बन जाता है। जैसे कि इधर कुछ शब्द लिखे हैं, ये सत्य, सत्य का आपको विलोम बनाना है, उसमें अ जोड़ दो, असत्य। तो सत्य का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? असत्य। इसी तरीके से न्याय, न्याय में अ जोड़ दो तो अन्याय, न्याय का विलोम क्या हो जाएगा? अन्याय। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, याद रखना, जिनमें अ जोड़ दो। शुरुआत में क्या जोड़ दो बेटा? अ जोड़ने से उनका क्या बन जाता है? विलोम। अब बेटा इस वाक्य को आप यहाँ वैसा का वैसा ही उतार दोगे, बस सहमत की जगह क्या लिख दोगे? असहमत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जहां पर हमने सत्य के आगे अ जोड़ा था, ठीक है, न्याय के आगे अ जोड़ दिया तो अन्याय बन गया। तो बेटा शब्द से पहले कुछ भी शब्द या अक्षर आप जोड़ दो, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं बेटा? उपसर्ग। याद रहेगा, उपसर्ग। शब्द से पहले, जैसे ये शब्द है बेटा हार, हार से पहले हमने वे उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बन गया बेटा विहार। क्या बन गया? विहार। इसी तरीके से शब्द है आपके पास हार, हार से पहले आ उपसर्ग लगा दो, आ, तो शब्द बन जाएगा आहार। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? उपसर्ग हैं। हार, हार से पहले प्र लगा दीजिए तो शब्द बन जाएगा प्रहार। किसी पर क्या करना? प्रहार करना। किसी को मुक्का मारना, किसी को पत्थर मारना, है ना, किसी को तेज हथियार से मारना, तो प्रहार कहलाएगा। और हार से पहले लगा दो आप संग, सप की मात्रा संग, अनुनासिक, तो बन जाएगा संहार। संहार मतलब किसी को जान से मारना, बहुत से लोगों को मारना। ठीक है ना? तो भगवान ने राक्षसों का संहार किया इस तरीके से। यहां पर शब्द बेटा कार, कार से पहले लगा दो साकार तो सा बन जाएगा साकार। कार से पहले लगा दो निरा, निरा उपसर्ग लग जाएगा तो निराकार बन जाएगा। कार से पहले आ उपसर्ग लगा दीजिए तो शब्द बन जाएगा आकार। और कार शब्द से पहले प्र उपसर्ग लगा दीजिए तो शब्द बन जाएगा प्रकार। तो किसी भी शब्द से पहले कुछ शब्दांश या कोई अक्षर आप जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा उपसर्ग। वो क्या कहलाएगा बेटा? उपसर्ग कहलाएगा। याद रखना। और बाद में इधर जोड़ोगे, इधर इस तरफ, तो वो प्रत्यय कहलाता है ना? उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से याद रखें। उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। यहां पर बेटा एक धारा प्रवाह पठन है, आपको अच्छे से थोड़ा तेज गति के साथ और समझते हुए पढ़ना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यूनान देश के एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। कहाँ रहता था बेटा? यूनान देश के एक गांव में। वह रोजाना जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता था। क्या काम करता था? लकड़ियां काटता और बाजार में जाकर बेच देता। एक दिन बाजार में प्रसिद्ध तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस की नज़र लकड़ियों के एक गट्ठर पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने बालक से पूछा, यह गट्ठर तुमने बांधा है? बालक ने उत्तर दी। देखो बालक उत्तर दिया, ठीक है, दिया के बाद एक कोमा लगाया, हाँ। तो बालक का उत्तर वैसा का वैसा ही लिखा गया, इसलिए इन्वर्टेड कोमा है। क्या तुम इसे खोलकर दोबारा इस प्रकार बांध सकते हो? बालक बोला, हाँ, क्यों नहीं। बालक उस गट्ठर को खोलकर बांधने लगा। बालक के इस कार्य के प्रति लगन और उत्साह को देखकर, किसको देखकर? लगन और उत्साह को देखकर वह बहुत खुश हुए और अपने साथ ले जाकर उसका पालन पोषण एवं उच्च शिक्षा प्रदान की। यही बालक आगे चलकर महान गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही जो बालक था जिसको तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस ले गए थे, वो क्या नाम से प्रसिद्ध हुए? पाइथागोरस के नाम से। एक मौखिक प्रश्न है, पाइथागोरस कौन था? उसके कौन से गुण से तत्वज्ञानी प्रभावित हुए? तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, ये लिखा है बेटा। और कौन से गुण से तत्वज्ञानी प्रसिद्ध हुए थे? कार्य के प्रति लगन और उत्साह से।
ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 लिखित है, तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या होता। बेटा अगर तत्वज्ञानी उसे अपने साथ नहीं ले जाते तो लड़का गणतज्ञ नहीं बन पाता और जीवन भर लकड़ियां ही बेचते रहता। उसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है बेटा आपके लिए, पुस्तकालय से महान वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें छांटिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटा आपकी जो लाइब्रेरी रहती है स्कूल में, जहाँ पर कहानी कविताओं की किताबें और भी अच्छी अच्छी किताबें रहती हैं, वहाँ से पुस्तकें देखिए और किस वैज्ञानिक के बारे में वो पुस्तक है उसका नाम लिखना है आपको। वो किस वैज्ञानिक के नाम में है उसका नाम लिखना है, उस वैज्ञानिक की उपलब्धियाँ क्या हैं। जैसे आपकी पुस्तक है हिंदी भाषा भारती, ये भी लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको। तो उसमें यही पाठ जो को हम पढ़ रहे हैं वो जगदीश चंद्र बसु के नाम पर पाठ दिया गया है, इनके बारे में है वो, और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। इसी तरीके से कोई दूसरी पुस्तक आपको निकालनी है, उसका नाम लिखें, उस वैज्ञानिक का नाम लिखें और नीचे उसकी उपलब्धि लिख दें आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है बेटा आपके लिए, ये आपको पढ़ना है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक के अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। ये बात विवेकानंद स्वामी ने कही है, इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमा में नीचे लिख दिया है। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं, यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। ये बात भी किसने कही है? स्वामी विवेकानंद ने। बेटा हम कहते हैं संसार में ऐसा है वैसा है, बेटा ये सब हमारी वजह से है। कोई कहता है हम पढ़ लिख गए हमारी नौकरी नहीं लगी, बेटा ये हमारी वजह से है। हम ही अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि अंधेरा है। वरना आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात कही है, उठो जागो और तब तक न रुको। बेटा सबसे पहले जल्दी उठो, अच्छे से जागो, अपने आप को पहचानो और मेहनत करो। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप ना कर लो। ये बहुत बड़ी बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। एक प्रश्न बेटा, पाठ्यांश के अनुसार हमें कब तक नहीं रुकना चाहिए? तो ये लिखा है बेटा, अपने ध्येय की पूर्ति न करें तब तक। तो हमें ध्येय की पूर्ति न होने तक नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न और है बेटा, आप स्वामी विवेकानंद जी के कौन से वाक्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और क्यों? तो हम बेटा जो पहला वाला वाक्य था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक के अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो, वाक्य से हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और इसके बाद बेटा एक श्रुतलेख है, आप जानते हो श्रुतलेख में आपके शिक्षक कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, उनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे कि योजक चिन्ह वाले कुछ शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है, और ऐसे शब्द भी कमेंट बॉक्स में करने हैं जिनमें अ लगा करके इसका विलोम बन जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।